तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी आयामों पर इस पर बात किया जाए ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं। और ऐसे भी आप भारत के नागरिक हो तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता से संबंधित क्या नियम हमारे यहाँ है। क्लियर है ना। कभी कभी इंटरव्यू में सवाल आपसे पूछ सकता है सिटीजनशिप से, है ना, पूछता भी है ना। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए CAA 2019 वाला जो था अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, वो काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है ना, वर्तमान में वो चल ही रहा है। तो ये हाईलाइटेड इशू है, यहाँ से सवाल बहुत सारा पूछ सकता है। तो CAA पे तो मैंने एक वीडियो बनाया भी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नागरिकता को समझेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। यहाँ पे दरअसल क्या देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे कि नागरिकता के बारे में संविधान में कहाँ पे चर्चा मिलता है और संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल नागरिकता के बारे में बताता है, तो उस आर्टिकल को पहले हम लोग समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे, अगर आपने सुना होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955, है ना, नागरिकता अधिनियम 1955। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता के बारे में अगर चर्चा किया गया है, आर्टिकल उसका है ही, तो अलग से हम लोग कानून क्यों बनाए, क्या वजह है कि अलग से हम लोग को कानून बनाना पड़ा। तो आर्टिकल क्या वो कोई काम का नहीं है, अलग से हम लोग को कानून बनाना पड़ा, तो वो क्या मामला है सारा हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नागरिकता के बारे में चर्चा कहाँ पे मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए, तो सिटीजनशिप जो है ना, सिटीजनशिप जो है इसके बारे में चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में देखने को मिलता है ना, पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 याद रखिएगा। भाग 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसका आर्टिकल आप जाने तो आर्टिकल किसमें, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। तो आप ये याद रखिएगा, पार्ट 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है, 5 to 11 इसमें नागरिकता की चर्चा की गई। अब देखना, सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये वर्ड का मतलब क्या है। हम किसे कहते हैं, ये नागरिक है, ये भारत का नागरिक है ना, ये फलाना देश का नागरिक है, इसका क्या मतलब है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में नागरिकता का मतलब ये होता है कि जो राज्य होता है, राज्य मतलब यहां पे देश से आप समझिएगा, कंट्री, ठीक है, जो राज्य का परमानेंट सदस्य होता है, स्थायी सदस्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं। और जो दूसरे देश का परमानेंट सदस्य होगा वो विदेशी हो जाएगा हमारे लिए। हम लोग किसी दूसरे देश में जाएंगे तो उन लोग के लिए हम लोग विदेशी हो जाएंगे, है ना। तो नागरिकता या नागरिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नागरिक का मतलब हो गया जो परमानेंट राज्य के मेंबर होते हैं और उनको बहुत सारा या समस्त अधिकार उनको दिया जाता है, साथ ही साथ उनके पास कर्तव्य होता है, राज्य के प्रति निष्ठा वो रखते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग नागरिक कहते हैं। ये क्लियर है। चलिए अब समझते हैं सिटीजनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आता है। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए दरअसल बात यह है, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950। दरअसल ये जो आर्टिकल आप यहां पे देख रहे हैं, ये आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से पहले के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए नागरिकता प्राप्त करने का, उसके बारे में यहां पे क्या किया गया, चर्चा किया गया 5 से 11। और इसी 5 से 11 के बीच में एक आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति दिया जाता है कि वो भविष्य में कैसे नागरिकता पे कानून बनाने का उनके पास अधिकार दिया गया कि भविष्य में कैसे नागरिकता प्राप्त किया जाए, कैसे नागरिकता की समाप्ति होगी, उससे रिलेटेड जितना नियम कानून होगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब यहां पे जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये अब रेलेवेंट नहीं है ना। कुछ आर्टिकल है अभी भी रेलेवेंट है ना, क्योंकि जैसे आर्टिकल 11 वही संसद को क्या देता है, वही संसद को अनुमति देता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि ये दरअसल आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, ये सब जो आर्टिकल है ये दरअसल 1950 से पहले के लिए बनाया गया था कि भारत में अब जो भारत में किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, क्या होगा, इसके लिए प्रावधान किया गया था। यहां ये चीज समझ पा रहे हैं। और इसी आर्टिकल 11 में क्या कर दिया गया, बोला गया कि नहीं, संसद को यह शक्ति दिया जाता है कि वो अब भविष्य के लिए क्या करे,
अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए, कानून बनाए कि कैसे नागरिकता अब लोगों को मिलेगा या नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। ये क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से 11 थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 5 से 11 क्या क्या उसमें लिखा गया है, फिर हम लोग समझेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट वर्तमान समय में आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं या फिर आपका नागरिकता कैसे छीना जा सकता है, कोई विदेशी भारत का नागरिक बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, सारा चीज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। या आप भारत के नागरिक, बहुत लोग, मैंने खुद जब मैं स्टूडेंट को पूछता था कि बताओ कि आप कहाँ आप भारत के नागरिक हो तो किस आधार पर हो, तो बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं रहता है। आप खुद ट्राई करना, आज क्लास आप कर लीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कि आप भारत के नागरिक किस आधार पर, बहुत लोगों को क्लियर नहीं रहता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप भारत के नागरिक हो, आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून है वो हम लोग को बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा 5 से 11 देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया गया। बहुत ईजी है, बस आप याद कर लीजिएगा। इसमें 5 से 11 अब रेलिवेंट नहीं है, तो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से सवाल भी उतना नहीं आता, फिर भी हम लोग जानकारी रखेंगे कि क्या दिया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 5, ठीक, आर्टिकल 5 में क्या बताया गया, देखिए आर्टिकल 5 में बताया गया है कि इसमें ये बोला गया है, अभी हम लोग जो भी आर्टिकल का बात करें कब का, 1950 से पहले का बात करें, है ना, कि जब भारत आजाद हुआ 47 में, 1950 में संविधान बना, तो हम लोग अब बात करें कि अब भारत का नागरिकता किसको दिया जाए, है ना, भारत का नागरिक कौन होगा, इस आधार पर हम लोग क्या करें, 1950 से पहले के व्यक्ति के लिए हम लोग ये प्रावधान कर रहे हैं। तो आर्टिकल 5 में दिया गया था कि जो यहाँ के भारत के रहने वाले हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता या उनके दादा दादी पितामह, है ना, उन लोग का जन्म भारत में हुआ है, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 5 में। बस अब इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 5 में किसके लिए प्रावधान किया गया, जिसका जन्म भारत में हुआ उसको भारत का नागरिकता मिलेगा, उसके लिए आर्टिकल 5 बना है। तो आर्टिकल 5 किसके लिए बना है, तो आर्टिकल 5 बना है भारत में जन्मे लोग के लिए। ठीक है, भारत में जिसका जन्म हुआ है या फिर उनके माता पिता का या फिर दादा दादी का जिनका जन्म हुआ है भारत में, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, उसका प्रावधान करता है आर्टिकल 5। क्लियर है, इतना अभी याद रखना आपको। आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, आपको पता है 1947 में विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता कैसे मिलेगा, उसका प्रावधान आर्टिकल 6 कहता है। तो आप दिमाग में रखना क्या क्या, आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है जिसका जन्म भारत में हुआ उसको नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 5 किसको नागरिकता दे रहा है, किसको सिटीजनशिप प्रदान कर रहा है, तो आर्टिकल 5 उसको प्रदान कर रहा है जिसका जन्म भारत में हुआ है। आर्टिकल 6 किसको नागरिकता दे रहा है, तो आप बता देना, आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता दे रहा है आर्टिकल 6। इसके अलावा आर्टिकल 7 ये किसको नागरिकता दे रहा है, तो आर्टिकल 7 नागरिकता किसको देता है, आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान चला गया, समझिएगा बात को, भारत से पाकिस्तान चला गया और उसको मन नहीं लगा, उसको लगा कि नहीं हम गलत जगह चल गए, तो फिर से अगर वो पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया था आर्टिकल 7 में। ये सब 1950 से पहले का हो रहा है, अब नहीं है, अब 5, 6, 7 ये सब का वैल्यू अब नहीं है, समझ पा रहे बात, है ना। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 चलता है, ठीक है, तो 5 में बस याद करते चलिए, आप एकदम दिमाग में बैठा लिए, 5 में क्या दिया गया बताइए, तो 5 में दिया गया जो जिसका जन्म भारत में हुआ उसके लिए नागरिकता, उसको नागरिकता यहां पे मिलेगा। 6 में किसको मिलेगा, जो पाकिस्तान से भारत आ रहा उसको नागरिकता मिलेगा। 7 में किसके लिए मिलेगा, जो इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर वो, है ना, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर से वो वापस आया, है ना, इंडिया, तो उसको नागरिकता मिलेगा 7 के तहत, है ना, इसके लिए प्रावधान किया गया। आर्टिकल 8 जो है, 8 जो है ये किसके लिए है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता या दादा दादी उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन किसी कारणवश वो चले गए विदेश। अब पाकिस्तान का बात नहीं हो रहा, पाकिस्तान छोड़ के, है ना, वो कहाँ चले गए, विदेश चले गए, दूसरे देश में, अमेरिका में चले गए, है ना, यूरोप में कई कंट्री में चले गए, तो विदेश चले गए। वैसा व्यक्ति अगर भारत आना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया और उसको नागरिकता यहाँ पे मिलेगा। ये क्लियर है, तो आपको क्लियर होते जा रहा। आर्टिकल 5 में किसके लिए बताइए, आर्टिकल 5 में जिसका जन्म भारत में हुआ उसके लिए है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए भारत के लोगों के लिए है। आर्टिकल 7 किसके लिए, भारत से पाकिस्तान गए और वापस फिर से आ रहे हैं उसके लिए प्रावधान है। आर्टिकल 8 किसके लिए, जो भारत में ही जन्मा व्यक्ति है या फिर उनके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत में जन्मा है, वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया, उसको, है ना, उसके लिए प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया। क्लियर है जी, तो ये इजी है मेरे ख्याल से, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये दिमाग में आपका बैठ जाए, क्योंकि उतना रेलेवेंट ये है नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। 5 में क्लियर, 6 में क्लियर, 7 में आप 2-3 बार रिपीट करना, लिखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके,
अब आर्टिकल 9 में क्या है, अब दरअसल क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक यहां पे नागरिकता कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया जा रहा है। आर्टिकल 9 में नागरिकता कैसे मिलेगा उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। यहां पे क्या बताया जा रहा, यहां पे ये बताया जा रहा है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। क्लियर है, यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। मतलब आर्टिकल 9 ये बता रहा है, आर्टिकल 9 ये बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है। अगर कोई भारतीय, मान लीजिए भारतीय, वो अमेरिका का नागरिकता ले लेता है, यूएसए का नागरिकता ले लेता है, तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे यहां नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। मतलब सिंगल सिटीजनशिप, याद रखिएगा, भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता। तो आप बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सिटीजनशिप जो है, ये सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो किस तरह का, एकल नागरिकता। याद रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लिए, तो ब्रिटेन से लिए। ये भी एग्जाम में पूछता है कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लिए, तो ब्रिटेन से लिए। क्लियर है चीज। अमेरिका में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप। अब यहां पे समझिएगा डुअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है। मतलब इसका ये है, सिंगल सिटीजनशिप हम लोग कहते हैं जब, जैसे हम लोग को क्या है, जैसे मैं भारत का नागरिक हूं तो मेरा जो नागरिकता वो कैसा है, भारत का नागरिकता। आप किसी राज्य का, मतलब जो प्रांत है, प्रोविंस जो है, जैसे बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, तो आप वहां के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते नहीं सर मैं तो बिहार का भी नागरिक हूं। नहीं, बिहार के नागरिक आप नहीं है, झारखंड के नागरिक नहीं है, आप कहां के नागरिक है, आप भारत के नागरिक है, आप इंडिया के सिटीजन है। क्लियर है चीज। अगर हमारे यहां डुअल सिटीजनशिप रहता तो फिर आपका जहां पे डोमिसाइल है ना, तो वहां का भी आपको, जहां पे, तो वहां का भी आपको क्या करना पड़ता, वहां का भी आपको नागरिकता लेना पड़ता, तब डुअल सिटीजनशिप। तो डुअल सिटीजनशिप का मतलब हो गया एक केंद्र का, मतलब एक देश का नागरिकता, और एक राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत है ना, पॉलिटिकल साइंस में प्रांत जिसको बोलते हैं, उसका नागरिकता आपको क्या करना पड़ता, लेना पड़ता। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, उसको डुअल सिटीजनशिप। तो भारत में एक अपवाद था जहां डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान था, वो कौन, जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में वो भी प्रावधान खत्म हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रावधान था, वो एक्सेप्शन में आता था, अपवाद में आता था, जहां पे डुअल सिटीजनशिप चलता था। क्लियर है। तो एकल नागरिकता के बारे में हमारे यहाँ चर्चा है। तो अब ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं, आप बिहार, यूपी, झारखंड के नागरिक नहीं है, वहां के आप निवासी हैं, है ना, वहां के आप निवासी हो सकते हैं, आपका डोमिसाइल वहां होगा, लेकिन आप वहां के नागरिक नहीं है। क्लियर है चीज, है ना। तो एकल नागरिकता, क्लियर है जी, एकल नागरिकता हमारे यहाँ चलता है, सिंगल सिटीजनशिप। ये आपको स्पष्ट हो गया, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब एक तो लोग यूएसए का नागरिक होंगे और वो जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे वहां के भी वो क्या होंगे, नागरिक होंगे, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग डुअल सिटीजनशिप। तो हम लोग अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का, उसको हम लोग नहीं लिए, हम लोग ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट जो सिंगल सिटीजनशिप का, उसको हम लोग लिए। क्लियर है चीज, है ना। तो ओके, अब देखिएगा आर्टिकल 9 जो कहता है, जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 9 क्या कहता है, नागरिकता समाप्ति की बात करता है। तो कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि 5 से 11 के बीच में कौन सा आर्टिकल नागरिकता समाप्ति की बात करता है, तो आप बता देना आर्टिकल 9 करता है। क्लियर। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप किसी देश का नागरिकता बनते हैं, नागरिकता लेते हैं, तो आपका देश का, मतलब भारत का, आप स्वतः आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह से देखिए, यहाँ पे फिलॉसफी है, यहाँ पे दर्शन है, एक तरह से ये बात किस पे कर रहा है, यहां पे लिखा हुआ टर्म नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारा बात ऐसा होता है जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, जो अंतर्निहित होता है, जो छिपा हुआ होता है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहां पे बात किया जा रहा है एकल नागरिकता का। तो कभी आपसे पूछ दे कि 5 से 11 के बीच में क्या कोई आर्टिकल है जो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का बात करता है, तो बिल्कुल है, 9 है। 9 में लिखा हुआ नहीं है सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन यहां पे सिंगल सिटीजनशिप का ही बात कर रहा है ना, एक तरह से। किस आधार पर मैं बोल रहा हूं, देखिए 2 तरीका होता है डुअल सिटीजनशिप का। एक तरीका तो मैंने क्या बोला कि एक देश के आप नागरिक हो, और दूसरा राज्य के, तो डुअल सिटीजनशिप होंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है डुअल सिटीजनशिप का, आप भारत के भी नागरिक हो सकते हैं और किसी और एक देश का, अगर हम लोग ऐसा कानून बना दे कि चलो एक किसी देश का तुम नागरिक हो सकता है, तो हम तब भी कहेंगे डुअल सिटीजनशिप। बात समझ पा रहे हैं ना। आप भारत के भी नागरिक है, आप यूएसए के भी नागरिक है, तो हम कहेंगे
डुअल सिटीजनशिप, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का बात किया गया। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि नहीं, जैसे आप दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब डुअल सिटीजनशिप का यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का बात कर रहा है। तो सिंगल सिटीजनशिप का परिभाषा आप दो तरीके से देख सकते हैं। क्या क्या? एक, आप भारत के नागरिक हैं या किसी राज्य के नागरिक नहीं है, और दूसरा, आप भारत के नागरिक हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है। अगर आपको ऐसा कानून बनता है कि आप राज्य के भी नागरिक हो सकते हैं या फिर आप दूसरे देश के भी नागरिक हो सकते हैं और भारत का नागरिकता भी आपका बरकरार रहेगा, तो हम कहेंगे डुअल सिटीजनशिप है। क्लियर है चीज? चलिए ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होते जा रहा है आपको, है ना? क्या क्या है? आर्टिकल 5 क्या कहता है बताइए आप लोग? आर्टिकल 5 कहता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से जो भारत आया उसको नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया फिर से वो, है ना, भारत आता है तो उसको नागरिकता मिलेगा। 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है या फिर उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है और वो विदेश अगर चले गए तो उनके लिए प्रावधान किया गया 8 में। और यहां पे 5, 6, 7, 8। तो अगर आपसे पूछेगा कभी एग्जाम में कि नागरिकता देने का बात, नागरिकता एक तरह से किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा, इसका बात किस आर्टिकल में किया गया, तो 5, 6, 7, 8। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान, है ना, वो किस आर्टिकल में मिलता है, तो आप बता देना 5, 6, 7, 8। क्लियर है? क्योंकि 9 में क्या है? समाप्ति का बात कर रहा है। तो समाप्ति अगर पूछेगा तो 9 को टिक कीजिएगा। ठीक है? आर्टिकल 10 में क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 कहता है कि जो नागरिक होगा भारत का, उसके पास जितना समस्त अधिकार जो उसको दिया गया है वो उससे कोई छीन नहीं सकता, मतलब आपका अधिकार का बना रहना। तो यहाँ पे आर्टिकल 10 हम लोग का एक तरह से राइट को प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि आप भारत के नागरिक है तो आपको बहुत सारा अधिकार मिला है, तो वो अधिकार को प्रोटेक्ट करता कौन है? आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बोलता है कि कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका नागरिकता का आपके पास जो राइट है उसको राइट को वो छीन नहीं पाएगा, जो भी कानून के द्वारा दिया गया, संविधान के द्वारा जो दिया गया। क्लियर है? आर्टिकल 10। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ही कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया, आर्टिकल 11, कि संसद नागरिकता पर कानून बनाएगा। नागरिकता कैसे प्रदान किया जाए, है ना, नागरिकता कैसे, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाए, उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 11 कहता है। क्लियर है जी? तो ये था आपका आर्टिकल 5 टू लेकर के 5 to 11। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा 5 to 11 क्या है ना? तो ये तो हो गया संविधान की बात, है ना, कि संविधान में क्या क्या दिया गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये, अब तो आपको ये स्पष्ट हो गया ना कि वर्तमान समय में कैसे नागरिकता आपको प्राप्त होगा, उसके लिए क्या प्रावधान है, वो तो आपको यहां पे कहीं नहीं दिख रहा है ना। ये सब जितना आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 1950 से पहले। तो 1950 के बाद से और वर्तमान समय में या भविष्य में कैसे लोगों को नागरिकता मिलेगा या कैसे लोगों की नागरिकता समाप्ति होगी, उसके लिए क्या प्रावधान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 11 का पावर का प्रयोग करके पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अगर आपसे पूछे कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, ये पावर संसद को किसने दिया कि वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास करे, तो आप बता देना आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या करता है? वो ताकत देता है पार्लियामेंट को। याद रखिएगा, पार्लियामेंट को ताकत देता है, राज्य सरकार को नहीं देता है, विधानसभा को नहीं देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा क्या सिटीजनशिप पे कानून बना सकता है? नहीं बना सकता। सिटीजनशिप पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। अब 2-3 फैक्ट और जान लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया कि सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ चलता है। दूसरा मैंने क्या बताया, वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तीसरा चीज आप ये ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप पे नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद, पार्लियामेंट के पास है, राज्य के पास नहीं है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है, ये यूनियन लिस्ट का विषय। आपने लिस्ट सुना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब जिस विषय पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाता है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब जिस विषय पर कानून राज्य सरकार बनाता है उसको हम लोग स्टेट लिस्ट या राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट किसको कहते हैं हम लोग? तो कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग कहते हैं जिस विषय पर दोनों, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किस में आता है? ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे कि यूनियन लिस्ट में कौन सा विषय आता है, तो सॉरी सिटीजनशिप किस में आता है, तो आप बताते हैं यूनियन लिस्ट में। क्लियर है ना? तो यहां तक आपको क्लियर है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 11 का प्रयोग करके संसद ने पारित किया क्या? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, इसमें 5 तरीका दिया गया नागरिकता प्रदान करने का।
तो पास तरीके से आप नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, है ना, दिया जा सकता है। और नागरिकता समाप्ति का 3 तरीका बताया गया। तो 3 तरीका हम लोग देखेंगे, क्या है नागरिकता समाप्ति का, और पास तरीका क्या है नागरिकता प्रदान करने का। लेकिन ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सभा को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।